मेरे 60 साल के बूढ़े ससुर जी बहुत रोमांटिक थे। शादी के बाद मैं और मेरे बूढ़े ससुर घर पर अकेले होते थे। वह जब भी मुझे देखते तो गुलाबी परी देखने की जिद करने लगते। एक रात मेरे पति घर पर नहीं थे तो ससुर जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। कहने लगे, बहू, मुझे आज गुलाबी परी दिखा दो। काफी टाइम हो गया बिना देखे। आज तो मैं गुलाबी परी देखकर ही रहूंगा। यह सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी शादी को अभी 3 दिन ही गुजरे थे। मेरे ससुर ने मुझे आवाज देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे पति ने शादी की रात ही मुझे खास तौर पर कह दिया था कि मेरे पापा को गुस्सा बहुत आता है। उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना, वरना वह गुस्से में पागल हो जाते हैं। और 3 दिन से मैं भी यही सब देख रही थी। जब भी वह मेरे पति राहुल को आवाज देते तो मेरे पति की रंगत ही उड़ जाती थी। एकदम से घबराहट सी होती और वह फौरन कमरे से बाहर निकल जाते। अपने पति की बदहाली देखकर मेरे दिल में भी ससुर जी का डर था। गुस्से में तो वह वाकई रहते थे। शादी के 3 दिन ही गुजरे थे। चौथे दिन सुबह राहुल ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर समुद्र पर घूमने जाएंगे। मैं भी खुश हो गई थी। लेकिन उस वक्त मेरे ससुर ने राहुल को पुकारा तो वह फौरन कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह कह रहे थे, 3 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है। और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचकर सारे वर्कर्स के सर पर खड़े हो जाओ ताकि वह ठीक से काम कर सकें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम कमरे में ही घुसकर अपनी बीवी के पास बैठे रहो। और अपनी पत्नी से भी कह दो कि किचन की सारी जिम्मेदारी संभाल ले। यहाँ कोई और औरत तो है नहीं जो उसके नाजनखरे उठाएगी। यह सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी 3 दिन ही गुजरे थे हमारी शादी को और इन 3 दिनों में से ही मैं नाश्ता बनाकर दे रही थी, जिस पर मेरे ससुर कई खामियां निकाल चुके थे। लेकिन राहुल ने मुझे बहुत प्यार से ही यही समझाया था कि पापा की बात का बुरा मत मानना। 3 दिन तो मैं इसी सोच में उलझी रही कि ससुर जी का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो बहुत घबरा गई थी। राहुल जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगा, माफी चाहता हूँ संजना, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है। बाहर घूमने फिरने हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी कोई ऐतराज नहीं किया था। राहुल तो अपनी फैक्ट्री चले गए थे। मैं किचन में आकर बेदिली से बर्तन धोने लगी। शादी के चौथे दिन ही मैंने ही खाना बनाया था और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़ रहे थे। मेरे ससुर ने नौकरानी को भी जवाब दे दिया था। कहते थे, जब बहू घर में आ गई है तो साफ सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज दी। वह अपने कमरे में बैठे हुए थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था। इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई तो मैंने उन्हें पूछा, जी पापा जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा था।
फिर बड़ी अजीब नजरों से अपने सूखे होठों पर जुबान फिराने लगे। कहने लगे, दूध चाहिए। यह सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया था, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की यह हरकत बहुत अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटियों को सर से पांव तक इस तरीके से नहीं देखता। मैं फौरन ही किचन में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फरस खोला और दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटकर अपने ससुर के कमरे में आ गई और टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मुझसे ससुर जी कहने लगे, थोड़ी देर मेरे पास बैठकर बातें करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेला ही बैठकर बोर हो जाता हूँ। यह सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक ही बेड था। कपड़े रखने के लिए अलमारी थी। बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी। इसलिए मुझे मजबूरन ही बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वह मुझसे इधर-उधर की बातें करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह से लगाया, तो फौरन उसे पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध, यह मैं नहीं पी सकता। मुझे तो गर्म-गर्म दूध पसंद है। यह कहते हुए फिर उनकी नजरें मेरे पूरे वजूद पर सफर करने लगी। उनकी नजरों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरे हाथों में पसीना उतरने लगा था और चेहरे पर पसीने के कतरे साफ दिखाई देने लगे थे। कहने लगे, जाओ ना, इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 3 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात कर रहे थे जब राहुल घर में होता था। लेकिन आज तो उनका लहजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे वही ससुर हैं, जो 3 दिन से राहुल को चिल्ला चिल्ला कर बुरा भला बोल रहे थे और गुस्से में राहुल से बातें कर रहे थे और उसे डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीली में डालकर जरा सा गर्म किया। फिर गिलास में डालकर अपने ससुर के पास ले गई। जैसे ही मैंने उनके आगे दूध का गिलास बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करंट सा लग गया था। मैंने फौरन घबराकर अपना हाथ पीछे करना चाहा, तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। यह तन्हाई का सांप तो मुझे अब और भी ज्यादा डसने लगा है। यह कहकर ससुर जी ने ठंडी आह भरी थी। मुझे अब और भी ज्यादा अजीब सा लगने लगा। मुझे तो उनकी बातें सुनकर अजीब सा महसूस होने लगता था। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो लाल रंग का फैंसी जोड़ा पहना था, बड़ा ही जच रहा था तुम पर। आज शाम को वही पहन लेना। यह सुनकर भी मुझे बहुत बुरा लगा था। यह फरमाइश तो राहुल को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज का तमाशा ही पकड़ लिया था। जब राहुल फैक्ट्री चला जाता, तो मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते। मुझे अजीब सी नजरों से देखते और बार बार अपने सूखे होठों पर जुबान फेरने लगते। फिर कहते, मुझे दूध चाहिए। मुझे दूध गर्म करके दो। मैं दूध का गिलास देकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेते। मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो।
मैं भला क्या बातें कर सकती थी। मैं काम के बहाने बनाकर वहां से निकलने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बटन सा होने लगा था। सोच रही थी कि मुझे राहुल से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती? वह तो अपने बाप के सामने कांपता था, एक शब्द भी नहीं बोलता था। सर झुकाए, जी पापा जी, जी पापा जी कहता रहता था। एक दिन मैं किचन का काम कर रही थी कि मेरे ससुर अचानक से किचन में आ गए। मुझे पीछे से पकड़ लिया और फिर जो कुछ मेरे साथ किया, मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी और बेड पर बैठकर रोने लगी। बेचैनी मुझ पर बुरी तरह से सवार थी। मेरा पूरा वजूद कपकपा रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ससुर मेरे साथ ऐसी भी कोई हरकत कर सकते हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं राहुल से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया था, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। कई बार मेरे ससुर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा चुके थे कि उन्हें भूख लगी है, मैं उन्हें खाना दे दूं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो वह भी यही सब कुछ करता जो कि मैंने किया था। रात को मेरा दरवाजा जोर से खटखटाया गया। मेरे पति राहुल थे। कहने लगे, संजना, दरवाजा खोलो। यह क्या बदतमीजी है? क्यों तुम सुबह से दरवाजा बंद करके कमरे में बैठी हो? राहुल की आवाज सुनकर ही मैंने दरवाजा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, दोनों बाप बेटे मुझे गुस्से से देख रहे थे। कहने लगे, तुम्हें जरा भी एहसास है? मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी। इन्हें शुगर की बीमारी है, अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती तो इसके जिम्मेदार कौन होता? मैंने कहा, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप कोई और इंतजाम कर लीजिए। मेरा यह कहना था कि राहुल गुस्से से भड़क उठा। कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है? पीछे से मेरे ससुर कहने लगे, देख रहे हो तुम? अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए इस महारानी को आए हुए और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि यह लड़कियां शादी के बाद ऐसा ही करती हैं और अलग होने के सपने पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। मेरा पति कहने लगा, आज तो तुमने यह बात कह दी है, संजना। आइंदा से अगर कहा तो हाथ में तलाक का पेपर पकड़ाकर तुम्हें विदा कर दूंगा इस घर से, समझी? यह सुनना था कि मेरा रंग उड़ गया था। मेरे पापा पहले से ही 4 बेटियों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वह बहुत शरीफ इंसान थे। बड़ी मुश्किल से ही दहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे विदा करते वक्त बोल चुकी थी, कभी भी लड़ाई झगड़ा करके अपने ससुराल वालों से हमारे घर पर वापस मत आना। अपने पति और ससुर की हर बात मानना और अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरे ससुर चाहते थे, वह मैं नहीं कर सकती थी। उनकी हरकतें, बेबाकियां, गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त राहुल जितने गुस्से में था, अगर बताती तो यकीनन वह मुझे ही झूठा कह देता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, राहुल, इस लड़की को आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ से जाकर बात करूंगा। उसके बाप से कहूंगा कि संभालो अपनी बेटी को,
यह कहकर वे गुस्से से वहां से चले गए। मैंने गुस्से भरी नजरें अपने ससुर पर डाली थी। राहुल कहने लगे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से पूरे खानदान का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता? अरे, मेरा एक ही तो बाप है ना, माँ है नहीं, और कोई भाई बहन भी नहीं है। मैंने कहा, काश मेरी सास और ननद होती, तो आज मैं जिस हाल से गुजर रही हूँ, उस हाल से न गुजरती। मेरी बात पर वह मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, ऐसी कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे बाप ने? तुम्हारे सर पर सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है, वह भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो, अपने घर में झगड़ा फसाद नहीं किया जाता। मैं फैक्ट्री से थकाहारा आता हूँ और आते ही यह सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की है, न कि यह फसाद झगड़ा देखने के लिए। मैंने कहा, राहुल, ऐसा करें, आप अपने बाप की ना शादी करा दें। मेरा यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ राहुल ने मेरे मुंह पर मारा और कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? यह कोई मेरे बाप की उम्र है शादी की? क्या मेरे बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई हैं, जो तुम्हें पकाना भारी पड़ता है? मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वह कहने लगे, यह कौन सी बात है जिसे मैं ना समझ सकूं? बेतुकी बातें मत करो। मेरे बाप की उम्र 60 साल है, कब्र में पांव लटक रहे हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले? अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनका बाप अपने ही बेटे की पत्नी पर नजर रखे हुए है? मैंने कहा, आप शादी करा दें। मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूंगी। मेरी बात पर वह अजीब सी हंसी हंसा और कहने लगा, मेरे बाप की 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जाती और तुम मेरी सौतेली माँ को संभाल कर दिखाओगी? यह घर और फैक्ट्री सब मेरे बाप के नाम पर है। अगर कोई उनकी पत्नी की हैसियत से आ गई, तो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी। मुझे और तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल देगी। पापा के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं, तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं भी चुपचाप पापा की बातें सुनता हूँ। अब दोबारा से पापा की शादी का नाम भी मत लेना, यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। अब मैं सोच में पड़ गई कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मैं घर छोड़कर जाने का मतलब था कि मैं अपना घर तबाह कर लूं। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं। अपना घर बचाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर मैं तलाक ले लेती, तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाकशुदा हो जाती, तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं तड़प कर आंसू बहा रही थी, दुपट्टे से साफ कर रही थी कि अचानक राहुल की आवाज आई। कहने लगे, संजना, बाहर आओ। जल्दी से नाश्ता, पराठा बनाकर दो। पापा को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर जाकर नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई। उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था, लेकिन राहुल ने एक बार भी मुझसे यह नहीं कहा कि तुम भी पूरे दिन से भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। राहुल का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने उसके बाद अपने होंठ बंद कर लिए थे। राहुल जब फैक्ट्री चले गए,
तो मेरा ससुर मुझे आवाज देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी में और बेपसी में उनके कमरे तक गई थी। मुझे देखकर वह अजीब सी हंसी हंसने लगे और कहने लगे, तुम क्या समझती थी? तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ जाएगा और तुम्हारे लिए वह मुझे छोड़ देगा? मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर खरीद कर देगा? अपनी सोच को बदल लो, लड़की। मैंने उस पर अच्छी नजर रखी हुई है। वह चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता और न ही तुम जा सकती हो। उन्होंने फिर कहा, अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए, तो तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। जाओ, जाकर मेरे लिए गरम गरम दूध लेकर आओ। उनके यह लफ्ज मेरे अंदर आग लगा देते थे। मेरा जी चाहता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। ऐसी गंदी और बेइज्जत भरी बातें मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अब यही करती थी कि खाना पीना अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर फौरन बाहर आ जाती थी। ना उनके पास बैठती थी, ना बातें करती थी। ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने राहुल का भी लिहाज नहीं किया। रात को हम खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। खाना खाते हुए उन्होंने कहा, आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बड़े मजे की बिरयानी बनाई है। फिर जब मेरे ससुर ने 500 रुपए निकाले और मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगे, यह लो, तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फर्ज निभा रही हूं। मुझे यह नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि राहुल मुझे घूरने लगा। कहने लगा, पापा अपनी खुशी से दे रहे हैं, इनकार नहीं करते, रख लो। नाना चाहते हुए भी मैंने रुपए लिए और मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरे ससुर भी खड़े हो गए। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले लगा लिया और मेरे माथे को चूम लिया। मैं तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। फिर कहने लगे, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूं। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। रही। मेरी देवरानी काफी खुशमिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी। बहुत जल्दी उसने मेरे साथ घुल मिल गई थी। मेरा देवर अजय राहुल के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर का ध्यान मुझसे हटकर अब देवरानी की तरफ हो गया था। एक रात खाना खाने के बाद कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वह भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है पापा, आपको जो भी चाहिए होगा आप मुझसे मांग लिया करें। अजय यह सब सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक बार मेरी देवरानी पूजा जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास थी। बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वह किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगी, मुझे पापा की हरकतें बड़ी अजीब लगती हैं। अजीब सी नजरों से देखते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी गले लगा लेते हैं, कभी अजीब अजीब सी बातें करते हैं, जिसे सुनकर मेरी कानों की लौ तक सुर्ख हो जाती है। कहने लगी, मैं तो अजय से बात करूंगी। वह तो कहते थे कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह तो बात बात पर मुझे अपने करीब कर लेते हैं, मुझे अपने पास बिठाने की कोशिश करते हैं। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा,
यह दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालेंगे। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन राहुल ने मेरी कभी नहीं सुनी। वह कहने लगी, लेकिन मैं तो अजय से साफ कह दूंगी कि अगर पापा ने यही रवैया रखा तो मैं उसे कहूंगी कि अलग घर खरीद कर दे। मुझे वही झगड़ा फिर से शुरू हुआ, जो कि मेरे और राहुल के बीच था। अजय कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ 2 साल से बाहर देश में अकेले रह चुका हूँ। अब मेरे घर तुम क्या आई हो? 4 दिन पापा की रोटी क्या बनाकर देनी पड़ी? तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस थी जो राहुल के मेरे साथ होती थी। अब मेरी देवरानी पूजा डिवोर्स मांगने लगी थी। उस रात राहुल जब कमरे में आया तो काफी चुप-चुप सा था। मैंने कहा, राहुल, अभी भी आप यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे आपके पापा से थी, वही आज पूजा को भी है। इसका मतलब कहीं न कहीं तो पापा भी गलत है। मैं आपसे सच कह रही हूँ, इन्हें एक पत्नी की जरूरत है। बेशक उनकी उम्र 60 साल की है। आपको तो चाहिए था कि अपनी मम्मी के मरने के बाद कुछ दिन बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वह हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद अब राहुल की अकल में आ गई थी। एक बार उन्होंने पापा से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वह छोटी मोटी नाराजगी दिखाने लगे, कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूंगा? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है? राहुल ने कहा, एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा देंगे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वह औरत भी 40 से 50 साल की है और भाइयों के रहमोकर्म पर बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजार रही है। पहले तो मेरे ससुर ने बड़े नाजोनखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ही कहने लगे, ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। कुछ ही दिनों में मेरे ससुर की शादी हो गई थी। इससे यह फर्क पड़ा कि घर का माहौल काफी हद तक बेहतर हो चुका था। राहुल अब मुझे खुद कहते थे, तुमने ठीक कहा था, पापा को एक पत्नी की जरूरत थी। मेरी नई सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नजरें हम पर कभी भी बेबाकी से नहीं उठती थीं। हमारे समाज में यह चीज भी बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती, और जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहुओं को करना पड़ता है, जैसा कि मैंने और मेरी देवरानी ने किया था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।